फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट जेआरएफ पास करने की गारंटी मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूं और यह गारंटी मैं आप सभी को साथियों सबूत के साथ दे रहा हूं। यह सर्टिफिकेट जो मेरे कई बार नेट जेआरएफ पास करने के सर्टिफिकेट हैं, देश की सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से यह पीएचडी करने का मेरा थीसिस है। कॉलेज यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हुए यह तस्वीर आपको मेरी साथियों दिख जाए। यानी कि इस वीडियो में मैं आपको जो बात बतलाने वाला हूं वो विद प्रूफ के साथ बतलाने वाला हूं कि हिंदी साहित्य से आप किस तरीके से नेट जेआरएफ को पास कर सकते हो, कैसे आप प्रोफेसर बन सकते हो, क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए। मैंने क्या रणनीति अपनाई कि मैं कई बार जेआरएफ क्वालिफाइड हूं, देश की प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से मैंने पीएचडी किया है, यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ा रहा हूं, ऐसा कौन और आपको इस मंच के माध्यम से भी साथियों लाभान्वित कर रहा हूं। वो क्या तरीका है कि हिंदी साहित्य से मैंने साथियों अपने आप को इतना स्थापित कर लिया है। तो चलते हैं साथियों, एक एक चीजों पर हम लोग डिटेल से बात करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि इस वीडियो को अगर आपने आखिर तक देख लिया, बिल्कुल ध्यान से सुनो, अगर आपने इस वीडियो को आखिर तक देख लिया तो हिंदी साहित्य से नेट जेआरएफ पास करना, हिंदी साहित्य से असिस्टेंट प्रोफेसर के सफर में मैं आपका साथी रहूंगा और आपको हर चीज आपके लिए आसान हो जाएगी। क्योंकि चाहे नेट जेआरएफ पास करना हो, चाहे पीएचडी करनी हो, चाहे प्रोफेसर बनने तक का सफर, ये मेरा निजी अनुभव है और उस निजी अनुभव के आधार पर ही मैं आपको एक एक कदम कैसे बढ़ाना है हिंदी साहित्य में वो समझाऊंगा। कौन सी बुक पढ़नी है, कितनी तैयारी करनी है, 10 यूनिटों में से कौन से यूनिट में से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं और आजकल किस प्रकार से एग्जामिनर अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है और हिंदी साहित्य जो अपने आप में एक भावनात्मक सब्जेक्ट होता था, किस प्रकार से वो ऑब्जेक्टिविटी में साथियों चला जा रहा है और ऑब्जेक्टिविटी में ऐसे कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा रहे हैं। ये मेरा साथियों खुद का अनुभव है, लगातार वर्षों से पढ़ाने का। उसके आधार पर मैं आपको साथियों एकदम सटीक ऐसे घोड़े वाली दृष्टि से ना इधर देखना ना उधर देखना, सीधा फोकस करके आपके लक्ष्य को फोकस करना है। ये सब रणनीति, ये सबूत साथियों मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। इसीलिए साथियों हिंदी का बादशाह कहते थे कॉलेज में लोग मुझे। तो साथियों हिंदी का बादशाह डॉक्टर लोकेश बाली, क्योंकि बच्चे कहते थे हिंदी के बादशाह, हिंदी के बादशाह, तो हिंदी के बादशाह डॉक्टर लोकेश बाली आपको ये समझाने वाले हैं कि हिंदी को कैसे पढ़ना है। सबसे पहले साथियों मैं शुरुआत करूंगा सिलेबस से। एक बार ब्रीफ रीड कर लेते हैं कि सिलेबस में क्या आता है और आप लोग कहां गलती करते हो, क्योंकि ये सिलेबस ही हमारा ऐसा पक्का दोस्त है जो हमको सफलता तक ले जाएगा और आप लोगों को ठीक ढंग से अभी सिलेबस का भी पता नहीं है। तो मैं आपको आज सबसे पहले सिलेबस समझाऊंगा और फिर मैं आपको मेरी रणनीति से अवगत कराऊंगा कि कहां से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हिंदी साहित्य के विद्यार्थी कहां गलती कर रहे हैं और मार्केट में जितनी भी गाइड आ रही है हिंदी साहित्य की वो कहां गलती कर रही है। ये तमाम चीजें साथियों मैं आपको बतलाने वाला हूं। आप सभी को पता है साथियों हमारे 10 यूनिट होते हैं हिंदी साहित्य के और 10 यूनिट में से प्रत्येक यूनिट में से साथियों हमारे 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यह है साथियों हमारी इकाई नंबर 1, हिंदी भाषा और उसका विकास। अब इसमें से क्या आता है, एग्जामिनर कहां से क्वेश्चन उठाता है, इस चीज को आप समझने की कोशिश करो। एक बार आप नीचे कमेंट में लिख दीजिए यूजीसी नेट हिंदी साहित्य बाय डॉक्टर लोकेश बाली। जो बाद में देख रहे हैं रिकॉर्डेड सेशन वो जरूर से लिखना, हिंदी साहित्य बाय डॉक्टर लोकेश बाली। तो यहां पर साथियों क्या है, हिंदी साहित्य की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है कि हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। आज जो हम हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी में जो बात कर रहे हैं वो किस तरीके से पाली, प्राकृत, अपभ्रंश में होकर खड़ी बोली से लेकर हिंदी तक आई, कैसे वैदिक या लौकिक संस्कृत से आज हम हिंदी में शिफ्ट हुए हैं, वो सभी जर्नी को साथियों यहां पर समझाया गया है। अलग अलग उपभाषाएं हैं, ब्रज है, खड़ी बोली है, अवधी है, ये पूरा एक साथियों ताना बाना है जो इसमें साथियों समझाने का प्रयास किया है। अब आप लोग एक इसमें गलती क्या करते हैं, आप लोग सब लोग ना इन चीजों को तो फिर भी पढ़ लेते हैं कि कौन सी भाषाएं कहां से आई, कौन सी भाषाएं कहां से आई, लेकिन हिंदी साहित्य में आपको यह पता नहीं है आजकल जो व्याकरण का
जो सवाल हैं उनको भी पूछने लग गए हैं। यहां पर साथियों देखो, लिंग, कारक, वचन, ये सर्वनाम, विशेषण, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, वाक्य, क्रिया, ये सब चीजें भी साथियों आजकल एग्जामिनर पूछने लग गया है। और जबकि खासियत क्या है, हम लिटरेचर के स्टूडेंटों की, हम साहित्य को तो पढ़ते हैं, प्रेमदास है, तुलसीदास है, रैदास है, अज्ञे है, निराला है, महादेवी है, इनको तो पढ़ते हैं, लेकिन हम धीरे धीरे व्याकरण पढ़ना छोड़ चुके हैं। इसलिए साथियों हम व्याकरण की भी हमको जानकारी रखनी है। मैं आपको पढ़ा दूंगा, बिल्कुल चिंता ना करें। मैं आपको यह भी बता दूंगा इस YouTube चैनल पर हमारी कितने बजे क्लास होती। इसके अतिरिक्त मैं आपको यह बतला दूं कि मेरा अपना एक एप्लीकेशन है, अपना प्रोफेसर के नाम। आप अपना प्रोफेसर के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। ये एप्लीकेशन है अपना प्रोफेसर, इसको डाउनलोड करोगे साथियों तो आपको हर चीज, पूरी क्लासेज, पूरा बैच साथियों यहां पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद साथियों हम बात करते हैं इकाई नंबर 2 की, जिसको सबसे महत्वपूर्ण आप लोग मानते। अब एक बात बताओ, इकाई नंबर 1 में आपके कितने नंबर आ सकते हैं? आप एक बार कमेंट करो। इकाई नंबर 2 में क्या है साथियों? हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य कैसे कैसे आगे बढ़ा, कैसे कैसे वो शैव अवस्था से साथियों युवा अवस्था में आया, किस तरीके से वो बढ़ा, इसके बारे में बात। हिंदी साहित्य का दर्शन क्या है, हिंदी साहित्य को लिखने के पीछे ये क्या विजन है, उसके बारे में बात की गई है। इसके बारे में साथियों अलग अलग पद्धति, कोई वर्णात्मक पद्धति, कोई विधेयवादी पद्धति, ये साथियों सभी प्रकार की पद्धतियों की यहां पर बात की गई है। मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूं आप लोगों से, रामचंद्र शुक्ल की कौन सी पद्धति थी जिसको सर्वश्रेष्ठ माना गया था? कमेंट करके बताइए। इसके अलावा साथियों काल विभाजन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि किस प्रकार से काल का विभाजन किया गया, चाहे वो गद्य के रूप में काल विभाजन किया गया हो, चाहे पद के रूप में, किस तरीके से भारतेंदु काल, द्विवेदी काल, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, साठोत्तरी कविता, किस प्रकार से इनको बांटा गया, ये सब चीजें साथियों इसमें बतलाई गई हैं। इसके बाद में साथियों आदिकाल की बात की गई है। यहां पर अब काल विभाजन करने के बाद में कालों पर चर्चा की गई है, जैसे आदिकाल, ये सारी चीजें आदिकाल में आ गई। इसके बाद में भक्ति काल, ये चीजें भक्ति काल की पूछ ली। ये साथियों रीतिकाल, ये चीजें रीतिकाल की पूछ ली। और सिलेबस इतना ब्रॉड है कि सिर्फ इन्होंने एक एक चीजें लिख दी हैं और हर चीज ये हमसे करवा रहे हैं, यानी कि कुछ भी अछूता नहीं बचा है हिंदी साहित्य के सिलेबस में, सब कुछ इन्होंने डाल दिया है साथियों। खैर कोई बात नहीं, मैं हूं आपके साथ, चिंता ना करें। इसके बाद में साथियों आधुनिक काल। आधुनिक काल की शुरुआत भारतेंदु काल से होती है। उसके बाद में भारतेंदु की काल के बाद में साथियों द्विवेदी युग, छायावाद, और इसके बाद में प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, समकालीन कविता, यानी 2000 तक, वर्ष 2000 तक की सारी रचनाओं को साथियों हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में शामिल किया गया है। सवाल उठता है साथियों इकाई नंबर 2 का। इकाई नंबर 2 सबसे महत्वपूर्ण इकाई कही जाती है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन साथियों यही बनते हैं और ये हर चीज इकाई नंबर 2 में समेट ली जाती है, तो समग्रता लिए हुए है साथियों इकाई नंबर 2। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो या फिर साथियों आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, वहां सबसे ज्यादा सवाल इकाई नंबर 2 से आते हैं। इस चीज का ध्यान रखना साथियों। इसके अलावा साथियों अब इसको अलग अलग खंडों में और बांट दिया गया है। हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं, गद्य विधा में उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, ये सब चीजें साथियों, यानी यूनिट नंबर 2 ही ये लगा लो हिंदी साहित्य के 40% सिलेबस को कवर करता है। यानी कि एक साइड हिंदी साहित्य का इकाई नंबर 2 और एक साइड पूरी हिंदी साहित्य का सिलेबस। इतना ज्यादा ब्रॉड है हिंदी साहित्य का इकाई नंबर 2, इसलिए इसको समझना, इसको पढ़ना बहुत ज्यादा आवश्यक है। अपना प्रोफेसर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वहां पर साथियों हर चीज मैं आपको समझाता हूं। साथियों इसके अलावा आपका सबसे दुखी करने वाला, जिसका आपको डर लगता है, वो है साथियों साहित्य शास्त्र। क्या है साथियों? साहित्य शास्त्र। एक और अच्छी बात बताऊं साथियों, रोज सुबह 10 बजे, रोज सुबह 10 बजे मैंने शुरुआत करी है इसी YouTube चैनल पर साहित्य शास्त्र पढ़ाने। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपको लगता होगा जटिल, आपको लगता होगा कठिन, लेकिन भाई साहब बहुत मजा आता है साहित्य शास्त्र पढ़ने में। सुकरात के शिष्य थे प्लेटो, प्लेटो के शिष्य अरस्तु। तो साथियों आपने देखा होगा कि जिस प्रकार रामानंद, जो रामानंद सगुण भक्ति विचारक थे,
कबीरदास निर्गुण भक्ति विचारक थे, गुरु और शिष्य अपनी अलग अलग विचारधारा रखते थे। उसी प्रकार आप देखोगे कि जो प्लेटो की विचारधारा है उसको साथियों सुकरात उसका खंडन करता हुआ, माफ करना, अरस्तु उसका खंडन करता नजर आता है। सुकरात तो प्लेटो को भी गुरु थे। तो यहां पर साथियों चाहे वो अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत है, अनुकरण का मतलब होता है एक प्रकार से कॉपी करना, एक तरीके से अनुकरण करना, कॉपी करना। इसके अलावा त्रासदी और विरेचन, विरेचन का मतलब होता है साथियों अपने गंदगी को बाहर निकालना, एक प्रकार से मन की गंदगी को बाहर निकालना। किस किस प्रकार से मन की गंदगी बाहर निकाल सकते हैं, ये विरेचन की बात हो सकती है। उसी प्रकार से साथियों त्रासदी है। तो प्लेटो हो गया, अरस्तु हो गया, ये साथियों वुडवर्थ हो गया, कालरिज हो गया, टीएस इलियट हो गया। बहुत मजेदार है टॉपिक, सीरियसली यकीन मानो मजा आ जाएगा, इतना शानदार तरीके के टॉपिक्स हैं। मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा, आप चिंता ना करें। चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और डॉक्टर लोकेश वाली पर भरोसा रखिए बस आप। तो आप एक बार कमेंट करके बताओ कैसा लगता है आपको ये साहित्य शास्त्र। और हाँ, यूजीसी नेट हिंदी साहित्य बाई डॉक्टर लोकेश वाली कमेंट जरूर से कर दो। थैंक यू। आइए साथियों अब हम चलते हैं इकाई नंबर 4 की। ओ भाई एक बात बताऊं मैं आपको, जिस प्रकार से मैं कोई दिन रहूं या ना रहूं, ये मेरा पीएचडी का थीसिस जरूर रहे। आज से 100 साल बाद में, 150 साल बाद में, 200 साल में मैं रहूं या ना रहूं, मेरी विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में मेरा ये थीसिस जरूर है। और आपका भी थीसिस रहेगा क्योंकि आप भी पीएचडी करोगे, मैं आपकी हेल्प करूंगा। मैं क्यों कह रहा हूं, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि विचार हमेशा जिंदा रहता है, इंसान मरता है, विचार हमेशा। कांट, रूसो, लेनिन, अरस्तु, नेहरू, अंबेडकर, लोहिया, मार्क्स, ये कितने लोग हैं जो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हम इनकी विचारधारा को आज तक पढ़ रहे हैं और हमारे आने वाली पीढ़ियां भी पढ़े। आपको मैं बतला दूं कि भारतीय विचारधारा, वैचारिक पृष्ठभूमि, बात विचार की हो कि किस तरीके से विचार स्ट्रॉन्ग है। यहां पर वैचारिक पृष्ठभूमि की बात की गई है, गांधी दर्शन, अंबेडकर, लोहिया, इन सब के बारे में बात की गई है। मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तराधुनिकतावाद। थके तो नहीं हो, पूरा वीडियो देखना है, जाना मत, पूरा देखना है क्योंकि अभी रणनीति तो बाकी है। एक वीडियो देख लो हिंदी साहित्य का, अपने बड़े भाई के कहने से यकीन मानो आशीर्वाद के साथ आप प्रोफेसर बनोगे, नेट जेआरएफ भी पास करोगे, पीएचडी में एडमिशन मैं स्वयं करवाऊंगा आपका। कैसे प्रपोजल बनाएंगे, कैसे सिनॉप्सिस बनाएंगे, ये मैं काम करके दूंगा और प्रोफेसर तक का साथी हूं मैं आप। ये है साथियों इकाई नंबर 4। सबसे ज्यादा दिक्कत क्या आती है कि मार्केट में जितनी भी गाइड हैं वो इकाई नंबर 4 तक तो सही मटेरियल प्रोवाइड करवा देती हैं। जैसे इकाई नंबर 5 जैसे ही आती है सब लोग ऊपर को हाथ करते। इकाई नंबर 4 आप देख लो, जितने भी मार्केट में गाइड है ही नहीं। ये साथियों क्या आप सच बताओ, आपने क्या पदावली के 1 से लेकर 25 पद पढ़े हैं? कबीरदास है, नागमती का वियोग खंड है, चलो ये तो आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन सच बताओ आपने क्या इनको कभी अंदर से पढ़ा है? इनको मैं बता रहा हूं, इनको कभी अंदर से पढ़ा है आप? परिवर्तन, रश्मि, मैं बीन भी तुम्हारी, रागनी भी तुम्हारी, कालिदास को गिरता गीत फरोज, क्या सच में आपने अंदर से पढ़ा है? सतपुड़ा के जंगल क्या आपने सच में पूरा पढ़ा है उसको? भूल गलती क्या पूरी पढ़ी है? ब्रह्म राक्षस क्या पूरा पढ़ा है? अंधेरे में चलो पूरा पढ़ लिया होगा। नक्सलबाड़ी, मोची राम, अकाल दर्शन, भाई ये चीजें डेप्थ में पढ़नी पड़ेंगी, आप डेप्थ में जाना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि स्वर्ग जाना है तो मरना पड़ेगा। वो बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि अगर स्वर्ग जाना है ना किसी को तो उसके लिए मरना पड़ेगा। आपको अगर प्रोफेसर बनना है 2-2.5 लाख रुपए महीने तनख्वाह कमानी है, ऐसे मस्त लाइफ जीनी है, तो उसके लिए साथियों आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें कोई डाउट। तो जी तोड़ मेहनत करने के लिए आप तैयार रहो, साथी मैं हूं क्योंकि उस रास्ते को मैं जानता हूं जिस रास्ते पर आपको सफलता मिले। तो यहां पर साथियों इकाई नंबर 5 है और ये मैं कहूंगा आप लोग गलती करते हो, पूरी इकाई को नहीं पढ़ते हो। मैं कहूंगा डेप्थ में पढ़ना शुरू। इकाई नंबर 6 जिसमें उपन्यास है, मुझे उम्मीद है कि उन उपन्यासों को तो आप पढ़ लोगे। टोटल 12-13 उपन्यास है। ये है साथियों इकाई नंबर 8 जिसमें कहानियां हैं, लगभग 21 कहानी है मुझे लगता है, जहां तक मुझे याद है। ये साथियों इकाई कहानियां हैं, ये कहानी भी आपको अंदर से पढ़नी पड़ेगी। ये है साथियों हमारे नाटक, धर्मवीर भारती का नाटक है, लक्ष्मी नारायण का है, ये सारे ये नाटक हैं, इनको भी डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर चीजें बात बनेगी। क्योंकि आजकल कथन आ रहे, कोई भी नाटक का कोई कथन दे दिया। अब बताओ तुम ऊपर ऊपर से पढ़ोगे तो कथन को कैसे पढ़ पाओगे? बताओ कथन को कैसे करोगे? अगर आप ऊपर ऊपर से पढ़ोगे तो बात बिगड़ जाएगी कथन में। तो कथन वगैरह को याद करने के लिए ये जरूरी है कि अब आपको डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। कथन आ जाते हैं, कोई भी पात्र का नाम आ जाता है, क्योंकि अब 2025-26 है भाई, इस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं अब यार। अब सोचो आप लोग। इसके अलावा साथियों
इकाई नंबर 9 है, इसमें निबंध आएंगे। नी और बंध, नी का मतलब अच्छी तरह, बंध यानी बंधा हुआ, जो मतलब एकदम शैली जिसकी ऐसी हो, बंधी हुई, वो साथियों निबंध है। चाहे उसमें भारतेंदु है, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र और ये सब चीजें। अब एक सवाल है आपसे, मुझे कमेंट्स करके बताओ आप लोग कि निबंध का स्वर्णिम काल, निबंध का स्वर्णिम काल कौन सा है? द्विवेदी है, भारतेंदु है, छायावाद है, कृतिकाल है, क्या है? मतलब बताओ कमेंट्स करके कि एक प्रकार से निबंध का स्वर्ण काल कौन सा था। ये सवाल है, मैं सारे कमेंट देखने वाला हूं भाई साहब, ध्यान रखना। ओके, ये चीज जरूरी है। ये टोटल 9, ये है साथियों हमारी आखिरी यूनिट, जो है आत्मकथा, जीवनी और अन्य कविता। ये सब चीजें साथियों अब हमको पढ़नी पड़ेंगी। हिंदी साहित्य अब पहले जैसा नहीं रहा है। हिंदी साहित्य साथियों अब बदल चुका है पूरी तरीके से। हिंदी साहित्य बदल गया है और हिंदी साहित्य को बदलने के लिए अब जो मैं रणनीति बता रहा हूं, वो रणनीति साथियों आपको पास की गारंटी, यकीन मानो, वो रणनीति आपकी गारंटी के साथ काम करने वाली। क्योंकि मैं, आप देख पा रहे होंगे साथियों मेरे ये यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ाते हुए के फोटोज, तस्वीर, इससे आपको एक आइडिया आ सकता है। देखो जब मैं ये, मुझे याद है कि मैं पढ़ा रहा था गोदान, होरी और किसान, यहां पर लिख रखा है सामंतवाद, साहूकार और शोषित। ये देखो, ये बोर्ड पर भी उस समय लिख रखा है। आप तो जानते हो यार क्या हालत होती है सरकारी चीजों में पहले का। चलिए अब हम बात करते हैं हिंदी साहित्य को कैसे पढ़े। देखो तैयारी बहुत सारे लोग बहुत लोग, आप भी कर रहे हो, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन हर कोई पास नहीं होता इस एग्जाम को पास करने के लिए एक विजन होता है, एक हाइपोथेसिस, कैसे पढ़े, इस चीज का ध्यान सब बताऊंगा, बुक्स वगैरह सब। सबसे पहली रणनीति का हिस्सा क्या है? पहली बात सबसे पहले तो यह है कि जब आप बिगिनर हैं और तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, बिगनरों के लिए वीडियो है ये, और जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है। अगर आप बिगनर हैं तो मैं ये कहूंगा कि शुरुआत में पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज पढ़ना बंद। आप लोगों ने देखा होगा कि यूट्यूब पर जितने भी लोग पढ़ाते हैं वो पीवाईक्यूज एमसीक्यूज करवाते, और इससे स्टूडेंट का कभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर, और इसकी वजह से उसको असफलता प्राप्त। मैं ये कहूंगा कि शुरुआत में आप पीवाईक्यूज एमसीक्यूज मत पढ़ो। बात कर रहा हूं शुरुआत की, ये नहीं कह रहा तुमको नहीं पढ़। शुरुआत में तुम हो सके तो डेप्थ में जाओ और मूल चीजें पढ़ने की कोशिश, पहले अपनी समझ विकसित करो। देखो अगर आपको सफलता लेनी है और जिस प्रकार का आज का एग्जामिनर का पैटर्न है, उसके अनुसार मैं कहूंगा कि सबसे पहले आप क्या करो, थ्योरी पढ़ो। क्या पढ़ो? आप सबसे पहले थ्योरी पढ़ो और एमसीक्यूज पीवाईक्यूज को शुरुआत में पढ़ना बंद करो। अगर आपने जब थ्योरी पढ़ लोगे उसके बाद में शुरू करोगे। देखो मैं ये कहता हूं कि सबसे पहले मतलब इकाई नंबर 1 है ना, भाषा का इतिहास, सबसे पहले तुम इकाई नंबर 1 की थ्योरी पढ़ो कि किस प्रकार से वैदिक से लौकिक से अपभ्रंश, अवहट, पाली, प्राकृत, खड़ी बोली, हिंदी किस प्रकार से आई, उनके पीछे के क्या घटनाक्रम रहे हैं, किस किस तरीके से अपभ्रंश बना है, इसको समझो थ्योरेटिकल रूप से, और फिर इनसे संबंधित एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आए हैं उनको पढ़। ठीक, ये ध्यान रख। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, नोट्स। मैं ये कहूंगा कि मैं अगर ये कहूं कि थ्योरी भी तुम बाद में, सबसे पहले नंबर पर मैं ये कहूं कि नोट्स बनाने की बात बोलूं, नोट्स बनाना है, और दूसरे नंबर पर मैं थ्योरी। अब ये इतनी महत्वपूर्ण बात क्यों कह रहा हूं साथियों? नोट्स ही एक वो चीज है जो हमारे फुटप्रिंट का काम कर। अगर आपने पढ़ाई के दौरान नोट्स बनाए तो नोट्स आपके दोस्त हैं, नोट्स आपके बंधु हैं, सखा हैं। आप खुद के जितने बेटर नोट्स बनाओगे उतनी ही बेटर आपकी तैयारी हो पाए। जब एग्जाम के टाइम पर आपको ये लगेगा कि दिमाग में सब कुछ खिचड़ी हो गई है, ना ये समझ लग रहा ना वो समझ लग रहा, उस समय नोट्स सबसे ज्यादा काम। इसलिए मेरी क्लास में जो भी स्टूडेंट आएगा उसको गारंटी के साथ नोट्स बनाने पड़ेंगे, या फिर वो मेरी क्लास में आए ना, उनको पूरी तरीके से नोट्स बनाने ही पड़ेंगे, ये मेरी गारंटी। नोट्स तो आपको बनाने पड़े। तो नोट्स बनाना है, थ्योरी पढ़। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक चीज आप ध्यान, आप जब भी पढ़ाई करते हो ना तो आपकी सिटिंग पावर बहुत कम। आप पढ़ने बैठते हो और जैसे ही लगता है, जैसे आप पढ़ने बैठते हो और आपने आधी घंटा पढ़ लिया, उसके बाद में तुम खुद को बादशाह समझते हो कि भाई मैंने तो बहुत तगड़ी पढ़ाई। अब घर वाले भी आपको कोई न कोई काम लौटा देंगे, या आपके पास कोई फोन आ गया, व्हाट्सएप पर मैसेज आ गया, तो तुम उस चीज को देखने लग जाते। मैं आपसे कहूंगा कि तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है सिटिंग पावर, बैठने की क्षमता बढ़ाओ, यानी सिटिंग पावर बढ़ाओ। क्या साथियों?
सिटिंग पावर को बढ़ाओ, बैठने की क्षमता बढ़ाओ। अब बैठने की क्षमता कैसे बढ़ेगी मैं आपको समझा देता हूं। बैठने की क्षमता बढ़ेगी वीडियो क्लासेस के माध्यम। आप एक रणनीति इस तरीके से बनाओ कि भाई मुझे 2 घंटे की वीडियो लेक्चर देखना है और 1 घंटे खुद से पढ़ना। 2 घंटे का वीडियो लेक्चर देखना है, 1 घंटे वीडियो लेक्चर जो है ना वो हमको बांधे रखता है। टीचर हमको वो सिखा देता है कि कैसे 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 पढ़ना है। इसलिए बांधे रखने के लिए वीडियो लेक्चर का देखना बहुत जरूरी। वीडियो लेक्चर से हम क्या है कि अपने आप को ज्यादा स्टेब्लिश फील कर। इसलिए साथियों वीडियो लेक्चर आपको लगातार देखते रहे। हिंदी साहित्य की एक और खास बात है कि आपको इकाई नंबर 5 से लेकर 10 तक ज्यादा ध्यान देना है, ज्यादा ध्यान देना है। अब ध्यान क्यों देना है ज्यादा, ये समझ। क्योंकि इकाई नंबर 5 से लेकर 10 तक का कंटेंट और लोग पढ़ाते नहीं, इस पर ज्यादा ध्यान देना है। क्योंकि यहां पर कविता वाला पार्ट है और कविता में अंदर से क्वेश्चन आते हैं। नाटक वाला पार्ट है, नाटक में अंदर से कथन पूछ लिए जाते हैं, या ये किसका वाक्य है, पात्र पूछ लिए जाते हैं कहानियों में से, उपन्यासों में से। तो भाई तुम एक बार समय दे लो इसको। एक बार अगर आपने एक बार गोदान पढ़ लिया ना, जीवन भर पढ़ने की जरूरत नहीं है, यकीन मानो। अगर आपने एक बार पूछ की रात कहानी पढ़ ली तो आपको जीवन भर पढ़ने की जरूरत नहीं है, यकीन मानो। अगर आपने एक बार भारत दुर्दशा पढ़ ली आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं। मजेदार चीजें यार, पर तुम कम से कम एक बार तो पढ़ो, एक बार पढ़ लो, काम बन। तो सबसे पहले कि इन यूनिटों पर ध्यान दो। और इकाई नंबर 2 इसको मिस मत करना। इकाई 2 ये साथियों वेरी मोस्ट है, ये ध्यान रखना। इकाई नंबर 2 जो है ये वेरी वेरी मोस्ट इकाई है। मैं ये कहूंगा कि इकाई नंबर 2 को आप जाप कर समय समय के अनुसार पढ़ते रहो। इस चीज को मैं आपसे बताऊंगा कि इकाई नंबर 2 को आप लगातार समय समय अनुसार पढ़ो। इसके अलावा हिंदी साहित्य में एक और चीज है, आप लोगों ने रामचंद्र शुक्ल की किताब पढ़ी होगी, आपने नगेंद्र की किताब का नाम सुना हो। मैं कहता हूं कि इन किताबों को मत पढ़ो। कितने लोग विरोध करेंगे मेरी इस बात, कितने लोग विरोध करेंगे? नेट जेआरएफ का सर्टिफिकेट, पीएचडी का थीसिस, कॉलेज में पढ़ाने हुए फोटो नहीं दिखा। यकीन मानो मैंने नेट जेआरएफ की तैयारी के दौरान इनको कभी नहीं पढ़ा और ना ही अब पढ़ने की सलाह देता। रामचंद्र शुक्ल की इतनी मोटी किताब आती जो केवल और केवल इकाई नंबर 2 पर आधारित। तुम उसको पढ़ोगे ना, आगे से पढ़ोगे, पीछे से भूलते जाओगे, 3-4 महीने में कंप्लीट कर पाओगे किताब। ये गलती मत कर। बहुत सारे लोग आपको सजेस्ट करेंगे रामचंद्र शुक्ल ले लो, बच्चन ले लो, नगेंद्र ले लो। हाथ जोड़ देना। मैं कह रहा हूं आपको स्मार्ट लर्नर बनना है। ज्ञानी होने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। तुम जब प्रोफेसर बन जाओ ना, तब सोफे तोड़ते तोड़ते डिपार्टमेंट में यही पढ़ना। क्योंकि जब उम्र हो जाएगी तो घर पर भी ऐसा लगेगा कि यार ये बुढ़ा यहाँ गया खांस रहा है, यार ये बुढ़िया जाती तो नहीं। एक उम्र बाद में तुम्हारी जरूरत घर में भी नहीं रहेगी, तब आराम। आज के जमाने का स्मार्ट लर्नर ही आगे बढ़ पाता है। ध्यान, एक चीज सबूत करो कि आपके गांव में कृषि मंडी तो होगी ना, आपके कस्बे में, शहर में कृषि मंडी जहां पर अनाज बिकता है, वहां पर जो अनाज उठाने वाले जो मजदूर है ना, वो देखना बिल्कुल ऐसे मरियल है, बिल्कुल मरियल मिलते। मजदूर लोग तो होते हैं, खाना पीना भी टाइम से नहीं होता, वो बोरियों को पकड़ पकड़ कर ऐसे फेंक देते हैं, 100-100 किलो की बोरियों को टेक्निक से। तुम बड़ा बॉडी बिल्डर ऐसे डोले सोले वाला बंदा ले जाओ, 2 दिन में इतनी लंबी जीभ बाहर काट देगा, इतनी लंबी हाँप कर, इतनी लंबी हाँप के बाहर निकल जाएगी, जीभ बाहर निकल जाएगी। टेक्निक बहुत जरूरी। और मेरा पढ़ाने का एक तरीका एक टेक्निक के आधार पर है कि मैं टेक्निक के साथ पढ़ाता हूं और टेक्निक से ही पढ़ने की सलाह देता। इसलिए जो पुराने जमाने से जो चली आई परिपाटी है उनको बंद। आपको अब एक यूनिक चीज पढ़नी पड़ेगी। अब आप कहोगे गुरुजी इनको नहीं पढ़े तो क्या पढ़े? मैं आपको नोट्स दूंगा। मैंने अपने हाथों से सारे नोट्स बना रखे, पहली बात। दूसरी और आखिरी बात, तीसरी चौथी बात, मैंने कहां तक बात बतला दी? योगी 5, छठी शुक्ल नहीं पढ़ना, शुक्ल नगेंद्र बच्चन नहीं पढ़ना। अभी नहीं पढ़ना, बाद में पढ़ना है। किताब बहुत अच्छी है, पढ़ना बाद में, लेकिन अभी नहीं पढ़ना, अभी नहीं पढ़ना। ये मैं सबूत के साथ बता रहा हूं आपको, पीएचडी, नेट, जेआरएफ, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, सारे सबूत के बाद बता रहा हूं, ठीक है? तो इनको नहीं पढ़ना अभी, क्योंकि आप इनको पढ़ोगे तो आप थक जाओगे। हिंदी साहित्य थकना नहीं है, सरपट दौड़ना है। वो कहते हैं जूते पहनकर दौड़ते हैं ना, दौड़ने में मजा आता है ना, क्योंकि नीचे चोट लगने का डर नहीं है। तुम नंगे पैर दौड़ के दिखाओ, तुमको चोट लगने का डर रहेगा तो तुम अनकॉन्शियस होकर दौड़ोगे। इसी तरीके से अगर आप यहां फंस जाओगे तो फिर काम नहीं। शुक्ल नगेंद्र बच्चन नहीं पढ़ना, शुक्ल नगेंद्र बच्चन नहीं पढ़ना है। अगर आपको एग्जाम जल्दी पास करनी, जब एग्जाम पास हो जाए तुम कहीं के प्रोफेसर बन जाओ, फिर कोई काम नहीं है तुम्हारे पास। सोफे में पड़े पड़े किताब पढ़ने का काम है, तुम पढ़ते रहना। किताब बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, बहुत ज्ञानवर्धक है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो बाद में पढ़नी है, अभी नहीं। सही बात। इसके अलावा साथियों
हिंदी साहित्य में एक चीज और देख, हिंदी साहित्य में आजकल जो पात्रों का जो चलन चल रहा है, पात्रों के नाम, और इसके अलावा जो सन है, सन में विक्रम संवत, शक संवत, इनको ध्यान से देखना आपको, और ईसवी संवत, ये 3 संवत है। विक्रम संवत, शक संवत, विक्रम संवत राजा विक्रमादित्य ने शुरू किया था, शक संवत राजा कनिष्क ने शुरू किया था, और ईसवी संवत साथियों ईसा मसीह के जन्म से माना जाए। इनका जो डिफरेंट है उनको भी साथियों आपको याद करना है, क्योंकि हमेशा देखा गया है कि कहीं तो विक्रम संवत लिखा आ गया, कहीं ईसवी संवत लिखा आ गया, और ये आपकी डेट को क्या कर देंगे, कंफ्यूज। इसलिए साथियों ये मेक श्योर करके रखना आप लोग, आप अब तो अपना प्रोफेसर के स्टूडेंट हैं, कि आपको इन चीजों को ठीक से क्लियर करना। अब एक सवाल जो मैंने सबसे पहले बताया कि नोट्स कैसे बनाना, नोट्स बनाने से पहले मैं एक चीज बतला दूं कि नोट्स बनाने से पहले एक चीज क्या है। साथियों अपना प्रोफेसर एप्लीकेशन है हमारा, मैं उसका फाउंडर। आपको अपना प्रोफेसर डाउनलोड करना है, ये प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन या फर्स्ट कमेंट में भी इसका लिंक मिल जाए, ठीक है। यहां पर मैं आपको यूजीसी नेट का पेपर 1 भी पढ़ाता हूं, आपको मैं हिंदी साहित्य भी पढ़ाता हूं। आपके घर में अगर कोई और भी सब्जेक्ट के लोग हैं तो उन सब्जेक्ट की क्लास भी मिल जाएगी, लेकिन हिंदी साहित्य पेपर 1 तो मैं ही पढ़ाता। आप साथियों देखा होगा ये इंटरफेस है, आप यहां पर जाकर पूरा संपूर्ण बैच ज्वाइन कर सकते हो, या इस नंबर पर आप हमको कांटेक्ट भी कर सकते हो 9354461655, ताकि आपको ठीक तरीके से चीजें की वो हो जाए। अब सबसे बड़ी कि किस तरीके से मैं नोट्स आपको बन, आइए साथियों अब हम नोट्स के बारे में यहां पर एक बार चर्चा कर लेते हैं कि नोट्स कैसे बने। देखो साथियों नोट्स के लिए, नोट्स बनाने के लिए एक चीज ध्यान रखो, हिंदी को तुम टुकड़ों में तोड़ो, हिंदी साहित्य को तोड़ना है टुकड़ों में, टुकड़ों में तोड़ो। अब आप कहोगे गुरुदेव ये टुकड़ों में कैसे टूटेगी हिंदी साहित्य, टूटेगी, सब कुछ होगा, सीख लो तोड़ना कैसे तोड़। सबसे पहले काल विभाजन करो। अब कैसे तैयारी करते हैं, मैंने कैसे नोट्स बना रखे हैं, जैसे उदाहरण के रूप में ये सबसे पहले हम लिखेंगे भारतेंदु काल। अब हमने भारतेंदु काल लिखा, भारतेंदु काल का सन लिख दिया। अब भारतेंदु काल के प्रमुख प्रमुख कवि लिख, जैसे कौन कौन है भारतेंदु काल के बताओ, बालकृष्ण भट्ट। ऐसे मान लो हमने काफी सारे कवियों के नाम लिख दिए, लेखकों के नाम। अब नोट्स बनाने हैं कि चलो बालकृष्ण भट्ट हैं, इनकी कौन कौन सी रचनाएं प्रमुख, ज्यादा रचना नहीं 2-3 रचना, हर किसी लेखक की 2-3 रचना तो मेरे कंठस्थ होनी चाहिए। कि यार रामचरितमानस तुलसी ने लिखा है, चलो यार भारत दुर्दशा भारतेंदु ने लिखा है, एकदम कंठस्थ होनी चाहिए। ज्यादा मत लिखो, पूरी रामायण मत लिखो, लेकिन बालकृष्ण भट्ट की 3 रचना लिख, तीनों रचनाओं के नाम और तीनों रचनाओं के सन याद होने चाहिए। इसी प्रकार से अन्य के लिख दो। इसी प्रकार से भारतेंदु के बाद में द्विवेदी पर आ जाओ। द्विवेदी के जितने भी लोग हैं, द्विवेदी के बारे में 4-4, 5-5 लाइन लिख लो। ऐसे ऐसे करके तुम पूरी हिंदी साहित्य को 4-5 पेज में समाहित कर लो, ओनली 4-5 पेज में। मैंने बहुत सारे नोट्स बना रखे हैं हिंदी साहित्य के, मैं तुमको समझाता हूं। मैंने ऐसे ही समाहित कर रखा है, बहुत सारे हिंदी साहित्य के नोट्स बना रखे हैं, कहां गए कहीं रखे। तो हिंदी साहित्य को तुमने टुकड़ों में बांट कर पढ़ोगे तो हिंदी साहित्य तुमको एक बहुत ही आसान लगने लगे। हिंदी साहित्य एकदम मजेदार टॉपिक, उसको मजे मजे के साथ पढ़ो और समझ कर पढ़ना है, समझ बढ़ा कर पढ़ना। हिंदी साहित्य को पढ़ने के लिए आपको मानसिक रूप से पूरी तरीके से ऐसा भाव विभोर होकर पढ़ना है कि यार हिंदी साहित्य पढ़ना है, मजा आ जाएगा यार, मतलब कविता पढ़ ली, कहानी पढ़ ली, उपन्यास पढ़ लिया। उसी तरीके से जब हम सन याद करेंगे, जब मिलान वाले क्वेश्चन आएंगे ना, तो आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कि यार हाँ गुरुजी ने ये बतलाया था, हाँ यार गुरुजी ने ये बतलाया था, आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि हिंदी साहित्य के लिए उचित रणनीति का होना बहुत जरूरी, बिना रणनीति के साथ आप काम नहीं कर। अब आपको मैं बतलाऊं कि अपना प्रोफेसर पर ऑफर भी चल रहे हैं, वो भी आप ज्वाइन कर लेना। ये जो यूनिट्स हैं इनमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है व्याकरण की तरफ, क्योंकि व्याकरण आप लोगों का कमजोर होता है। आजकल 2025-26 में व्याकरण से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो व्याकरण वाला भाग जोर पर भाग देना, क्योंकि यहां से आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ऊपर वाले से पहले पूछा करते थे क्वेश्चन, लेकिन अब यहां से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, यहां से क्वेश्चन ज्यादा। फिर से बतला दूं, जब आप इकाई नंबर 2 पढ़ोगे तो पूरी इकाई महत्वपूर्ण है, इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना, लेकिन गद्य विधाओं की तरफ ज्यादा, माफ करना पद विधाओं की तरफ ज्यादा ध्यान देना। इकाई नंबर 3 जो है काव्यशास्त्र, ये हमको पढ़ना है। यहां पर जो पाश्चात्य काव्यशास्त्र है, इससे आज की डेट में ज्यादा क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, क्योंकि इलियड है, कॉलरिज, की किताबें पूछी जाती हैं। द पॉलिटिक्स किसकी है, प्लेटो की है। इस प्रकार से किताबों के नाम पूछे जाते हैं। हम प्लेटो और अरस्तु की तुलना पूछी जा रही है। अब समय बदल गया, पहले जैसे समय नहीं रहा है अब,
तो उस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। ये अब इनको अंदर से पढ़ने की आपको आवश्यकता है। मैं आपके साथ हूं डॉक्टर लोकेश वाले यूट्यूब चैनल पर। मैं आपको बतला दूं क्लास का समय क्या रहेगा। डॉक्टर लोकेश वाले यूट्यूब चैनल पर क्लास का समय क्या रहेगा, एकदम निशुल्क, फ्री ऑफ क्लास, डेली क्लास, रोज क्लास। समय हिंदी साहित्य 10 AM, यानी सुबह 10 बजे मैं रोज पढ़ाने वाला हूं आपको हिंदी साहित्य। आप लोग बस तैयार रहना मेरे साथ, बिल्कुल तैयार रहना साथ। ओके, तो स्वागत है। और साथियों अभी इस समय ऑफर चल रहा है हमारा अपना प्रोफेसर पर, तो एक बार ये ऑफर का लाभ उठा लेना। एडमिशन वीक चल रहा है साथियों, कूपन कोड लग रहा है इस समय एडमिशन वीक, और इससे साथियों कूपन कोड लगाओगे तो अपना प्रोफेसर पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू सो मच साथियों इस सेशन पर जुड़ने के लिए। मेरा नाम डॉक्टर लोकेश वाली है। कॉलेज में मुझे बच्चे हिंदी का बादशाह कहते हैं। और आप लोग क्या कहते हो साथियों, ये कमेंट्स करके जरूर बताना। ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट्स करके जरूर बताना। और हिंदी साहित्य की रोज क्लास पढ़ना साथियों। इस वीडियो में जुड़ने के लिए, यूं ही प्यार बनाए रखने के लिए आप सभी का खूब धन्यवाद। तब तक हमेशा के लिए, हमेशा की तरह रुको मत, थको मत, डटो मत, हटो मत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।